हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का तीसरा रिवीजन। पहले दोनों रिवीजन में आप सभी स्टूडेंट को मैंने चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दिए थे। पिछले 5 सालों से चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था से सही विकल्प प्रश्नों के अलावा कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको चैप्टर नंबर 1 कवर कराया था। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में मैंने क्या क्या टॉपिक्स को आपको कवर कराया था। सही विकल्प, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर दीजिए, सही जोड़ी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा विलियन सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इसका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। इस चैप्टर में 2019-20 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इसका पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ आप लोग फॉलो कर लो यूट्यूब चैनल को, उसके बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लो। अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करते हो, तो मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भी आपको डेली रिवीजन क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ, वो भी पढ़ने के हकदार है। सारे लोग शिक्षा से वंचित ना रहे, ये मेरा उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शिक्षा तक लाने का प्रयास करो, ये तुम लोग स्टूडेंट का काम है। मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसमें डाउट्स होते हैं इन टॉपिक्स में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको फिर से आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट डे में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विलियन। तो प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछे गए थे 2019-20 में इस टॉपिक से? अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न थे और एक थे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर के प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर को पूछे गए थे। तो चलिए उसी के आधार पर हम लोग इसका रिवीजन को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स बताना है और उसके नाम लिखना है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मेंशन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? विलयन यानी कि सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो विलेय यानी कि सॉल्यूट के कणों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं करता है, यानी कि उनके नेचर पर नहीं करते। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर नहीं करते, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। तो ये कुछ नाम थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब इसके प्रकार होंगे। अगला प्रश्न है, मोलरता किसे कहते हैं? स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसमें 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है मोललता और एक होता है मोलरता। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा पता होना चाहिए और इसके सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मोलरिटी क्या होती है, मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता क्या होती है स्टूडेंट? अगर इसको कोई स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप क्लास को इंटरैक्टिव बनाइए, मेरा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। मोलरिटी किसको बोलते हैं? किसी विलयन की जो मोलरता होती है वो 1 लीटर में घुले हुए, क्या बोला? 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है।
किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे क्या करते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा बेटो, बताओ क्या होगा बच्चों। मोलरता बराबर क्या होगा, एम बराबर होगा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, या बोल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मोललता। दोनों टॉपिक्स में हम लोग को कंफ्यूजन होगा, मोलरिटी एंड मोललिटी। तो चलिए देखते हैं मोललिटी क्या होता है, मोललता की परिभाषा व सूत्र लिखिए, या मोललता किसे कहते हैं इसका फॉर्मूला लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि मोललता क्या होती है। मोललता यानी कि मोललिटी क्या होती है। किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम विलायक यानी कि सॉल्वेंट में घुले विलायक विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की जो मोललिटी होती है प्रति 1000 ग्राम 1000 ग्राम विलायक यानी कि सॉल्वेंट में घुले विलेय पदार्थ की क्या होती है, मोलों की संख्या होती है। इसे कैपिटल स्मॉल एम से दर्शाते हैं। जो मोललता होती है वो क्या होती है बेटा, चलो बताओ इसका सूत्र क्या होगा। तो स्मॉल एम बराबर होगा प्रति 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो प्रति 1 किलोग्राम विलायक यानी कि सॉल्वेंट में विलेय का मास अपॉन क्या होगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान। चलो बताओ तो मोललता का सूत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मोललता और मोलरिटी का सूत्र क्या होता है। आप लोगों के लिए रिवीजन है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसकी दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। अगला है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उनके फॉर्मूला को भी बताना है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं या किसे कहते हैं, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन, राइट्स फॉर्मूला। देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव क्या हो सकते हैं, विलेय या विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलायक या विलेय के मोलों की संख्या, क्या बोला, किसी अवयव विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में क्या चीज उपस्थित होगा, विलेय और विलायक, उसकी कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। चलो हम लोग अगर मान लेते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या n है, स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। चलो स्टूडेंट कमेंट जरूर करना। तो इसका बताओ, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसके आधार पर बताओ कि विलेय का जो मोल प्रभाज होगा उसके लिए सूत्र क्या होगा। विलेय का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा स्मॉल n अपॉन n प्लस n। जो विलायक होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। विलेय का जो मोल प्रभाज होगा और विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल फ्रैक्शन और विलायक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो विलेय का मोल प्रभाज होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उसी तरह से आप विलायक का मोल प्रभाज भी बता सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी में डिफरेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मलता। तो फॉर्मलता क्या होती है, चलो बताओ। फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है और उसका डेफिनेशन बताओ आप लोग। चलो तो फॉर्मलता क्या होती है, किसी आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या
किसी आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, जो 1 लीटर क्या हो, विलयन में उपस्थित हो, उसकी क्या कहलाती है, फॉर्मेलिटी कहते हैं। यह उस विलयन में प्रयुक्त होती है जहां पर विलेय क्या होता है, संगुणन होता है उनका। तो एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, किसी आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रों की संख्या जो 1 लीटर उपस्थित हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, उसकी फॉर्मेलिटी कहते हैं, यानी कि फॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मलता का जो सूत्र होगा वो क्या होगा बेटा, बताओ। पदार्थ का ग्राम सूत्र भार अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, विलयन का लीटर में आयतन। फॉर्मलता बराबर क्या होता है, पदार्थ का सूत्र भार अपॉन क्या होता है, विलयन का लीटर में आयतन। और जो ग्राम सूत्र भार का सूत्र होता है वो क्या होता है, पदार्थ का भार बटे क्या होगा, पदार्थ का सूत्र भार। तो आई होप इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी की परिभाषा बताइए, चलो बताओ, नॉर्मलता की परिभाषा व उसकी सूत्र बताइए। चलो तो कमेंट में जरूर बताएं, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, मोललता, ये सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर कर लोगे। इसमें क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है, ज़्यादातर मोलरता और मोलरिटी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मोललता में। तो चलिए देखते हैं अब नॉर्मलता की परिभाषा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमपीसीजी के लिए, और सीबीएसई भी एग्जाम में भी यही क्वेश्चन को ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मलता, फॉर्मलता, यही टॉपिक्स को ज़्यादा बार पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। तो इसको अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलता किसको बोलते हैं, नॉर्मलिटी किसको बोलते हैं। किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है, किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। इसे कैपिटल एन द्वारा दर्शाते हैं। किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलिटी होती है, वो क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो बताओ नॉर्मलता एन बराबर क्या होगा बच्चों, विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान, विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान अपॉन क्या होगा बेटा, बताओ बच्चों, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। नॉर्मलता एन बराबर होगा विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान, यानी कि मास, अपॉन क्या होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। या फिर इसको क्या लिख सकते बच्चों, बताओ, विलयन का ग्राम प्रति लीटर में विलेय का जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग किस रूप में और दर्शा सकते हैं, विलेय का भार अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। विलेय का भार अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार गुणा हो जाएगा 1000 बटे मिलीलीटर में आयतन, 1000 अपॉन ml में आयतन। चलो देखते हैं अब 7वां टॉपिक्स, यानी कि 7वां प्रश्न, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, इसको स्पष्ट करना है, डिफाइन करना है। चलो बताओ, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर क्या होते हैं, आश्रित हो जाते हैं। ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं, स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वथनांक कहलाता है। 95.6% अल्कोहल, 4% होता है जल का मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण होता है। 95.6 और 4.4, यानी कि 4% क्या होता है जल और 95% क्या होता है आपका अल्कोहल, जो 78.13 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है, बॉइलिंग होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, को आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता।
तो याद रखना इसको आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा होता है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। ऐसे विलयन, तो याद रखना बच्चों इसको, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी जो मिश्रण होता है ये राउल्ट के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? राउल्ट के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनका वाष्प दाब क्या होता है बच्चों बताओ? उच्च होता है, हाई होता है। अतः इसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, वो क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्वथनांक होता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो क्या समझे? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? जो राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो वाष्प दाब होता है उच्च होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? एसीटोन और एनहेक्सेन। उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण देखते जो राउल्ट के नियम के अनुसार जस्ट उसका उल्टा ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। किसको? ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। उनका वाष्प दाब अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, क्योंकि स्थिर उसका ज्यादा होता है और इसका क्या हो जाएगा? कम। और इनका जो क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, उसमें क्या था? एसीटोन प्लस CS और H2O प्लस एनहेक्सेन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब क्या है? परासरण एवं विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई भी अंतर, 3 अंतर भी पूछ सकते हैं, 2 अंतर भी पूछ सकते हैं। अगर 3 नंबर के प्रश्न पूछते हैं तो 2 अंतर और इसकी परिभाषा को पूछ सकते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है? वह न्यूनतम दाब, वह लोवेस्ट प्रेशर जिस दाब पर विलायक के अणु, जो विलायक होते हैं उनके अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के विलयन से क्या हो जाती है? प्रवाहित नहीं होते हैं, उनसे गुजर नहीं पाते हैं, परासरण दाब कहलाते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, वह न्यूनतम दाब जिस दाब पर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर क्या नहीं होते? प्रवाहित नहीं होते, बहते नहीं यानी कि फ्लो नहीं होते, परासरण दाब कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? परासरण दाब कहते हैं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होते विलायक के अणु। जो परासरण और विसरण की अगर अंतर की बात करें तो विसरण में जो अणु होता है उच्च सांद्रण क्षेत्र से, हाई सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण की ओर क्या करता है? फ्लो करता है, गति करता है। और परासरण के जो अणु होते हैं निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करते हैं, मोमेंट करते हैं। देखते हैं विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। विसरण में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसकी जरूरत नहीं होती है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करना पड़ता है। परासरण में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है। इसमें विलेय एवं विलायक के दोनों अणुओं का विपरीत दिशाओं में क्या होता है बच्चों? प्रवाह होता है। इसमें विलेय एवं विलायक के दोनों अणुओं का विपरीत दिशाओं में क्या होता है? फ्लो होता है। और इसमें केवल विलायक के अणु यानी कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी का ही फ्लो होता है। तो इस तरह आज मैंने 8 रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, उन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग अभी प्रेरित करें, उसको आपको पढ़ने में उसको हेल्प करें जिन बच्चों को नहीं आता है। अगर आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।